हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिसिटी में है वो मैं आपको बताऊँगा कि चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, उनकी यूनिट्स, ठीक, और अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट प्रोटॉन्स, अबाउट न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटम और किस तरीके से उन पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फिजिक्स क्लास 10th की, ठीक है। तो ये यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एटम पर, ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या कारण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्सटेंस है, वो बहुत सारे एटम से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक। और जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और एटम में भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस में होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है इन नेचर, ठीक। तो इस स्ट्रांगेस्ट फोर्स के कारण वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं, ठीक। वो सेपरेट ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं हो पाते हैं, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपने सेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जैसे मान लिया कोई एटम है, ठीक है। तो ये एटम है इन स्फेरिकल शेप, और यहाँ पर ये जो इसका जो सेंट्रल डेंस पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के जो इन साइड होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि ये एक सेल है, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं सेल्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक। तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। तो जो लूजली बाउंड होता है तो ईजिली डिटैचेबल होता है, तो वो आसानी से डिटैच हो जाता है, ठीक। तो जैसे कि अब बात करते हैं कि जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो उसको हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये +e से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो -e से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो +e से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 0 होता है, ठीक है। तो चार्ज भी एक तरीके से ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके कारण वो किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, ठीक है। जैसे कि मास जो है, किसी भी मैटर का जो मास होता है तो ड्यू टू मास वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो जो स्मॉलर मासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके बीच लगने वाला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है काफ़ी स्मॉल होता है। लेकिन जैसा कि बहुत बड़े साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बात कर लें प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो ये एक दूसरे पर ड्यू टू देयर मासेस फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो जो होता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो वो मास प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इसी प्रकार जो होता है कि कोई भी मैटर होता है तो उसमें चार्ज जो होता है वो भी होता है, ठीक है, और उसके कारण वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स तभी एग्जर्ट होता है जब किसी मैटर पे चार्ज प्रोड्यूस हो, किसी एटम पर, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो देखा क्या जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैटर है, सब्सटेंस है, तो बहुत सारे एटम से मिल करके बने होते हैं। और जो एटम होता है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को +e से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन के चार्ज को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर e जो है, ये सिंबल क्या डिनोट करता है, ये एलिमेंट्री चार्ज को डिनोट करता है। एलिमेंट्री मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, ये होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, ये 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। एसआई सिस्टम में कूलम चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा +1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 0 कूलम। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन पे जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उनकी ये वैल्यूज़ हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जो एटम होता है, वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक जैसे सोडियम एटम की बात करते हैं, तो जो सोडियम एटम है, ये सिंबल है सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करने का, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो 11 होता है। ठीक, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है? एटॉमिक नंबर से पता ये चलता है कि इस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे 11 है एटॉमिक नंबर इसका। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो जो होंगे कितने होंगे, 11 होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, वो भी 11 होंगे। ठीक, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मास नंबर भी होता है, जैसे 23 है इसका मास नंबर। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस 23 से 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ठीक, तो कहने मतलब एटॉमिक नंबर से जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं कितने होते हैं। अगर उसका मास नंबर भी दे रखा है तो वो हम न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है कि न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज 0 होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम अमाउंट में है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो जो नेट चार्ज होगा इस एटम पर कितना होगा, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस टाइम, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस टाइम, सेम मैग्नीट्यूड बट माइनस है ना, प्लस। तो अगर 11 प्रोटॉन्स पर जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही 11 इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव का चार्ज होगा। तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात आती है कि एटम पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो उसके कई मेथड हैं कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि है, एक तो है रबिंग मेथड, ठीक है, बाय रबिंग। रबिंग का मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रब करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, या फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, बाय फ्रिक्शन। ठीक, और एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो रबिंग के थ्रू देखते हैं क्या होता है। तो रबिंग के थ्रू क्या होता है कि जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो क्या करते हैं कि इनको जब हम रब करते हैं एक दूसरे पर, तो जो यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे जो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक से दूसरे में इंटर कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ठीक, वो जो होते हैं न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, तो वो इजीली डिटैचेबल होते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम के सेंट्रल डेंस पार्ट में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है प्लस में, तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स वो प्लस में होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये सेल है जैसे, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये जैसे मान लिया आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी न्यूक्लियस से दूरी अधिक होगी। ठीक, तो इस पर माइनस का चार्ज है, इस पर प्लस, तो ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण बाउंड होता है, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण ये लूजली बाउंड होता है, तो इसीलिए ये इजीली डिटैचेबल होता है। ठीक है, तो ये आसानी से डिटैच हो जाता है। तो बाई फ्रिक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से अपने सेल से बाहर आ जाता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब हम रब करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये है ए, ठीक है, तो ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि ए ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बी ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने से क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, जैसे एटम था, क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तो अगर हम एटम के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो जैसे सोडियम एटम था, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, तो अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और प्रोटॉन्स अब भी 11, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है जो कि ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांगली बाउंड है, तो वो तो ऑर्डिनरी कंडीशन में सेपरेट नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर निकला, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो प्रोटॉन क्या हुआ, एक एक्सेस में हो गया, तो प्रोटॉन एक एक्सेस में हो गया, तो उस प्रोटॉन के बराबर चार्ज इस पर प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज इस पर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम पर जाता है, ये मान लिया एटम ए है, ये बी है, तो इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें एक्सेस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे इस पर, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो उसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चार्जेस हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है उस पर प्लस, और अगर किसी दूसरे पे जाता है तो उस पर माइनस। ठीक, तो एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो है चार्ज के बारे में मैंने अभी तो सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको क्लियरली इसको समझ में आए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जो है थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें, कहीं से भी नोट्स आपको मिले, ठीक, या बुक हो तो उसमें से देखिए, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का मैं इसको टोटली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है।